नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा दशहरे के शुभ अवसर पर आप लोग के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है तिलक। दशहरे का शुभ अवसर था। सरोजनी देवी के यहाँ त्योहार के लिए बड़ी आपाधापी हो रही थी। अरे आंगन लिपकर रंगोली तो बना लो बहुओं, शाम होने को आ रही है, लड़के सोनपत्र लेकर आ ही रहे होंगे। अरे शंकर कहाँ चला गया रे तू ही आरती की थाली सजा दे। ये मुई बहुओं के तो रुख ही नहीं मिलते। छोटी को सजने संवरने से फुर्सत नहीं, मंझली को पीहर वालों को से बतियाने से फुर्सत नहीं, और बड़ी को कोई शगुन करने के लिए कैसे कहूँ। बड़ा बेटा तो उसे अभागन करके परलोक सिधार गया। हे राम, मैं ही कुछ करती हूँ, इस घर में कोई सुनने वाला तो है नहीं। यह सब बड़बड़ाते हुए सरोजनी देवी आंगन में रंगोली बनाने की कोशिश करती हैं। ओह मेरी कमर! उनके झुकते ही उनके मुंह से यही शब्द निकलता है। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? लाइए मैं कर देती हूँ। सरोजनी जी के कहराने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहू छवि उनके पास आकर उनसे कहती है, अरे रहने दे, भाग्य ने ये अधिकार तेरे से छीन लिया है। और सुन, शाम को बाहर मत आना, लड़के सोनपत्र लेकर आएंगे, उन पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। सरोजनी जी ने कड़ाई से कहा तो छवि तटस्थ भाव से वहां से चली गई। ऐसा पहली बार थोड़े ही हुआ है। पति समीर को गुजरे 5 बरस हो गए। तब से आए दिन ये कड़वे अनुभव उसे झेलने पड़ते थे। लेकिन अब छवि भावुक नहीं होती। 6 बरस की बेटी रुंझुन और 8 बरस का बेटा प्रतीक की परवरिश के लिए सजग रहती है। विवाह के पहले अपने मोहल्ले के महाविद्यालय में छवि लेक्चरर थी, परंतु विवाह के बाद नौकरी छोड़ने की शर्त से ही उसका विवाह तय हुआ था। गरीब पिता के कंधे से बोझ उतर जाए, इसलिए छवि ने अपने अरमानों को कुचल जाने दिया। नहीं तो अध्यापन कार्य उसके बचपन का सपना था। इधर सरोजनी जी का बेसब्र होना बेमानी था, क्योंकि उनकी मंझली बहू वीणा ने दशहरा पूजा की पूरी तैयारी समय पर कर दी। थोड़ी देर में, माँ कहाँ हो? हम रावण को मारकर आ गए, ये लो सोनपत्र, आओ बाहर मेरा तिलक करो। छवि का बेटा प्रतीक उत्साह से छवि को बुला रहा था। अरे उसे रहने दे, तेरी चाची लगाएगी तिलक, सरोजनी जी ने बेचैन होकर कहा। नहीं, मैं अपनी माँ से लगवाऊंगा, माँ ही मेरा तिलक करेगी, प्रतीक मचलकर बोल उठा। हाँ, मैं भी माँ को सोनपत्र दूंगी, दो ना भैया, फिर मैं भी तिलक लगवाऊंगी, छोटी रुंझुन ठुनकने लगी। अरे जा, तू तो लड़की है, लड़की लोग थोड़े ही रावण को मार सकेंगे। तू अकेले बाहर भी नहीं जाएगी तो तेरे को क्यों तिलक लगेगा? प्रतीक बड़ों की बातें सुनकर अपनी बुद्धि से बोल रहा था। यह सब सुनकर छवि बाहर आ जाती है और प्रतीक को समझाना चाहती है। तभी उसका प्रतीक का दोस्त पटाखे लेकर आता है, जिसे देखकर वह भागते हुए दोस्त के साथ बाहर चला जाता है। इधर छवि रुंझुन का रुआंसा सा चेहरा देखकर उसे तिलक करने के लिए पटे पर खड़ी करती है। तभी, अरे ये क्या कर रही है? दशहरे पर सिर्फ लड़की का अरे ये क्या कर रही है? दशहरे पर सिर्फ लड़कों का तिलक करना ही आगे के लिए शुभ होता है, क्योंकि वे ही माँ बाप का सहारा बनते हैं।
बेटियों को तो संयम का आशीष दिया जाता है बस, सरोजनी जी ने बहू छवि से कहा। पता नहीं माँ जी, बचपन से मैंने भी यही सुना है, लेकिन देखिए ना, उधर मेरी माँ आज वृद्धाश्रम में है और मैं पूरे संयम के बाद भी आप लोगों को खुश नहीं कर पा रही हूँ। तो बेहतर यही होगा, बेटी का खिलता हुआ चेहरा देख मैं अभी ही सारे शुभ शगुन ले लूं। बेटी को कुमकुम का तिलक लगाते हुए छवि बोल रही थी। आज छवि का रुख बदला हुआ था। कुछ देर बाद प्रतीक खेलकर कमरे में आया और बहन के माथे पर टीका देखकर बोला, अरे माँ, और मुझे कब टीका लगेगा? मेरा तिलक कब करोगी? ओह, मैं तो भूल गया, ये लो सोनपत्र। प्रतीक ने पत्तियां जेब से निकालकर छवि की तरफ बढ़ाया। नहीं, मैं नहीं लूंगी, और तब तक तुझसे सोनपत्र नहीं लूंगी जब तक तू सच में रावण को मारकर नहीं आएगा। छवि ने बेटे प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा। मतलब मैं कैसे सच में रावण को मार पाऊंगा? प्रतीक ने कौतूहल से पूछा। छोटी रुंझुन भी माँ को ध्यान से देखने लगी। तब छवि ने कहा, देखो बच्चों, अपने अंदर ही राम होते हैं और अपने अंदर ही रावण। यदि आप अच्छी आदत सीखते हो, मन लगाकर पढ़ते हो, बड़े होकर अपने पैरों में खड़े होते हो और सबकी मदद करते हो, तो आप राजा राम के जैसे हो जाओगे। और यदि आप बुरी आदतों में लगे रहते हो, झगड़ते हो, किसी को रुलाते हो, पढ़ने में ध्यान नहीं देकर शैतानी करते हो, तो आपके अंदर का रावण और बड़ा होता जाएगा, जिसे आप मार भी नहीं पाओगे। इसलिए अभी से राम जैसी आदतों को अपनाना होगा। और मैं जानती हूँ तुम दोनों प्यारे बच्चे ऐसा जरूर करोगे। छवि ने दोनों बच्चों को बाहों में लेकर राम के गुरुकुल जाने की बात और साथ में और भी कई प्रेरणा वाली बातें बताई, जिसे सुनते सुनते बच्चे सो गए। उनके सोने के बाद छवि ने उठकर अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को मेल किया। आज स्वयं छवि में भी बेहद परिवर्तन आ गया था, जैसे उसने भी अपने द्वंद्वों, खोखली कुरीतियों पर विजय पा लिया था। कुछ महीनों बाद वह महाविद्यालय पढ़ाने जाने लगी और बच्चे शहर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। इधर परिवार में कोहराम जारी था। बड़े अनोखे बच्चे हैं जो इतना खर्चा करके पढ़ा रही है। देखते हैं, खुद तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही, बागे भगवान ही मालिक। इसी तरह की कई बातें आए दिन छवि के लिए उठती, परंतु छवि केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी। उसने कोचिंग क्लास में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने तनख्वाह का काफी कुछ हिस्सा वो सासू जी को देने लगी, तो अब व्यंग बाण में कमी होने लगी। सरोजनी जी के दोनों बेटों ने अपनी गृहस्थी लेकर अलग दुनिया बसा ली थी। सरोजनी देवी और छवि साथ रहते थे। देखते देखते बरस दर बरस निकलने लगे और आज फिर दशहरा का अवसर है। छवि के दोनों बच्चे घर आए थे। बेटा प्रतीक आर्मी का अफसर था और बेटी रुंझुन आईटी कंपनी में कार्यरत थी। शाम का समय था। दोनों बच्चे छवि के पास आए। पहले प्रतीक बोला, देख लो माँ, मैंने अपने अंदर के रावण को खत्म कर दिया है और अब मैं बाहर के रावणों को भी मारता हूँ। पिछले महीने ही कश्मीर में एनकाउंटर करके
आतंकवादियों को मार गिराया है। सरकार मुझे विजय के लिए सम्मान भी देगी, परंतु असली सम्मान तो मुझे तुमसे मिलेगा माँ, जब तुम मुझसे ये सोन पत्र लेकर मेरा तिलक करोगी। अब तो ये सोन पत्र लोगी ना माँ? आज प्रतीक छवि की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। और ये मेरी तरफ से सोन पत्र, रुनझुन ने पत्तियों के आकार के बड़े से कान के टॉप्स छवि को सौंप दिए। और मेरे लिए कुछ नहीं क्या? सरोजनी जी ने कांपते हुए शब्दों में कहा तो बच्चों ने उनके पास जाकर उनके पसंद की चीजें पकड़ा दी। अब छवि दोनों बच्चों का तिलक कर रही थी और सरोजनी जी उनकी बलैयां ले रही थी। यही थी मेरी आज की कहानी। सादर धन्यवाद।